बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें और इसके साथ साथ रिक्वेस्ट ये है, ये जो मौजूदा हालात हैं बारिशों की वजह से बोसीदा मकानों की छतें गिर रही हैं, इसके अलावा बहुत सारे राहगीर ज़ख्मी हो रहे हैं। सो दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि ये जो बारिश है हमेशा रहमत की बारिश हो, कभी जहमत ना बने, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, गरीब का घर इससे जो है वो ना ख़राब हो। अलबत्ता फ़िलहाल जो हालात रहे हमें जहमत ही नज़र आई। रोड एक्सीडेंट्स भी हुए, छतें गिरने के वाक़यात भी हुए। आगे चल के हम ये डिस्कस भी करेंगे, कुछ शहर की दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, जिनकी बर्थडे है उनको भी हम विश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज, खबरें क्या हैं जी। पौसीदा इमारतें खाली कराने के अहकामात, दूसरे रोज भी बारिश, 4 अमवात। अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8 अरब मख्तस प्लान वजीर आला को पेश। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में तमीर और मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा, पार्किंग की सहूलत भी खत्म। जी डेंगू का मरीज भी सामने आ गया है, सो डेंगू अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, खबरों की डिटेल्स के लिए उनकी तरफ जाएंगे। इमरान यूनस, इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, हम आते हैं जी बोसीदा इमारतें खाली कराने के अहकामात। ये खानापुरी है, हमेशा मानसून में जब कभी भी अंदरून शहर में या फिर अस्पतालों की दीवारें गिरने के वाक़यात हुए तो ये अहकामात हमेशा जो हैं वो एक कागजी, जिसे कार्रवाई कहते हैं ना, कि ये इक़दामात मानसून से पहले होने चाहिए कि आपको वो सीधा इमारतों का विज़िट करना है, डिक्लेयर करना है और वहाँ से रिहायशियों को कुछ ऑल्टरनेट या तो प्रोवाइड करना है या उनको बताना है कि जी आपने अपने घरों को ठीक कराना है, उनको कुछ टाइम देना है। सो हमेशा की तरह ये सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ रहती हैं। दूसरे रोज़ भी बारिश हुई, 4 अमवात हुई। आपकी मशीनरी तो एक्टिव है, हमें फील्ड में सब लोग नज़र आते हैं, लेकिन ये कुदरती आफात हैं, कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होता है। जब बारिश होती है तो उसके बाद जो असरात होते हैं वो सबको भुगतने पड़ते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनकी राय कल के बारिश के हवाले से लेना चाहेंगे। कितनी मशीनरी एक्टिव नज़र आई और ये जो अहकामात हैं इनको कैसे देखते हैं? इमरान, आपसे आगाज़ करती हूँ। अना, देखिए, कुदरती आफात को आफात इसीलिए कहा जाता है कि वो जानलेवा साबित होती है और हर साल यही होता है कि जब स्पेशली मानसून होता है, चाहे अंदरून लाहौर हो या बाकी एरियाज हों शहर के, तो उसमें जो छतें जो हैं वो गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं और कई अमवात जो हैं वो होती हैं। ये हर साल आप कल डीजी रेस्क्यू हमारे साथ थे, उन्होंने गाइडलाइन की, उन्होंने कहा मुसलसल बारिश में अपनी छतों पे एक दफ़ा जाके ध्यान ज़रूर दे दें कि अगर कहीं पानी जमा है कोनों में, नुकरों में, तो आप उसको साइड पे कर दें, पानी निकाल दें। जितनी देर वो रहेगा आपकी इमारत टपकना शुरू हो जाएगी। रेस्क्यू तो ये हिदायत जो है वो जारी कर सकती है, एहतियाती तदाबीर जो है वो सिर्फ वो जारी कर सकते हैं। ऐसी ही सूरत हाल जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम जो है वो ये होता है कि हर साल वो लिस्टें बनाती है कि जो बोसीदा इमारतें, स्पेशली जो लोगों के घर हैं या पुरानी इमारतें हैं, फिर वो नोटिस जो हैं वो जारी करते हैं। ज़बरदस्ती वो खाली करवा नहीं सकते और लोगों को वहाँ से कहीं और मुंतकिल भी जो है वो नहीं कर सकते। चले जाएं लोग? बिल्कुल, ये बता देना, घर खरीदना कोई या अल्टरनेट जगह अपने लिए आप एकदम से ही बना लें, वो मुमकिन नहीं है। यही रेस्क्यू की बात हो गई, कुदरती आफात की बात हो गई, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात हो गई। अब शहरियों की तरफ आ जाए, बिल्कुल जिस तरह आपने बात की है कि लोगों के माशी सूरत हाल जो है वो पहले ही ऐसी नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने पुराने घरों को छोड़कर नए घरों में चले जाएं। वो बेचारे करते क्या हैं, वो ऑब्वियसली उसी में दुआएं मांग के गुजर बसर करते हैं और फिर होता क्या है कि छतें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी छतें जो हैं वो थोड़ी सी बेहतर कर सके ताकि वो बारिश का जोर, पानी का जोर जो है वो बर्दाश्त कर सके। अब कल भी ये सूरत हाल हुई कि स्पेशली सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो नश्तर टाउन के इलाके में हुई और चुंगी का इलाका जो है जहाँ पर कल छत गिरी है, जिसमें बाप, 2 बेटियाँ और एक बेटा जो है वो बेचारे जहाँ बाप हुए हैं और उनकी अहलिया और साथ एक 10 साल का बेटा जो है वो भी शदीद तशवीशनाक ज़ख्मी है और तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, ये सूरत हाल जब हुई है तो उसके बाद अब ऑब्वियसली ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और इस पर अगर हम बात करें कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने नोटिस तो जारी किए थे, लेकिन लोग जाए कहाँ?
दूसरी तरफ अगर बात करें हुकूमत के हवाले से, निगरान हुकूमत के हवाले से, तो हम पहले रोज़ से ही देख रहे थे कि ना सिर्फ वज़ीर आला बल्कि उनकी जो निगरान काबीना है वो भी दौरे जो है मुख्तलिफ इलाकों के करती रही हैं, और स्पेशली जितने भी आपके सरकारी महकमे हैं उनको सेक्रेटरीज़ जिनको हिदायत जारी की गई थी वज़ीर आला की जानिब से कि वो जाएँ और अपने दौरे जो है वो करें। वज़ीर आला की जानिब से भी कल जो है स्पेशली जिस तरह आप बता रही हैं कि वो टीचिंग हॉस्पिटल की दीवार जो है वो गिरी, उससे मुल्हिका दीवार जो है वो गिरी और वहाँ पर वज़ीर आला फौरी पहुँचे और उन्होंने ऐलान किया। हालांकि ये बड़ा अच्छा डिसीजन था उनकी जानिब से कि जो लोग ज़ख्मी हुए थे वहाँ पर, तो वहीं पर उन्होंने ऐलान किया कि हम इनकी माली इमदाद जो है वो करेंगे, जो कि 2 लाख और शायद इससे ज़्यादा भी थी, और कहा यह गया था कि 2 रोज़ में इनको ये दे देंगे। उन्होंने ये कहा कि ये इनको जो नुकसान पहुँचा है ये उसकी कंपलसेशन तो नहीं है, सिर्फ हमदर्दी है हुकूमत की तरफ से, चूँकि ये हमारे शहरी हैं, हमारी जिम्मेदारी हैं, तो हम मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े हैं। कुछ ना कुछ तो उनकी बेहतरी के लिए करना होता है। इरफान, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, चले घरेलू साइड की तो ये बात हो गई कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी काम है पहले से विजिट करें, ख़ास तौर पे अंदरून शहर। अब तो हर जगह ही ये हालात है कि लोगों की जो है वो जेब इजाज़त नहीं देती है कि वो अपने घरों को इस तरह से मेंटेन कराएं, ठीक करें बारिशों से पहले। हालांकि ये आपको प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए, आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। ये जो अस्पतालों की छतें टपकती हैं, इमारतें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, ये किसका काम है? यहाँ पे भी क्या बजट इशू है? इनके मसाइल क्या आम लोगों से ज़्यादा है? सॉरी ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हॉस्पिटल्स और सरकारी इमारतें जो हैं इनकी, जितने सरकारी अस्पताल है, क्योंकि पुरानी इमारतें हैं तो पानी टपक रहा होता है इमरजेंसी से। आज जब पहले रोज बारिश हुई उस दिन एक अफसोसनाक वाकया मिस्री शाह में पेश आया था, जो रेलवे के क्वार्टर थे सॉरी रेलवे के क्वार्टर थे, और वहाँ पर जो छत गिरी तो उसमें माँ, बाप और उनका जो 8 साला बेटा था वो फौत हुआ था। अब उस एरिया में जब मैंने विजिट किया तो वहाँ पे बहुत से क्वार्टर थे जो मिस्री शाह के इलाके में रेलवे के क्वार्टर थे, जो ट्रैक के साथ बिल्कुल थे। वो ऐसे खस्ता हाल थे कि वो किसी वक्त भी गिर सकते हैं। ऐसे, यही तो मैं कह रही हूँ। और उनको डिक्लेयर भी किया, रेलवे की जानिब से कहा जा रहा है कि उसको डिक्लेयर किया गया था, वो लोग खाली नहीं कर रहे। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ ने उसको ठीक करवा लिया, कुछ ने वहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तामीर कर लिया, लेकिन हुकूमती इदारों ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। आप रेलवे क्वार्टर की छोड़े, हम जिना हॉस्पिटल सर्विसेज यहाँ पे इमारतों को बताते हैं, सिर्फ अपना जो एक वो उसको डिक्लेयर करने का नोटिफिकेशन कि जी ये डेंजरस डिक्लेयर हो चुके हैं। तो फिर एक आम आदमी से कैसा गिला और कैसा शिकवा है कि उसने कुछ नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं? इरफान, माजरत के साथ आप भी थोड़ा सा टाइम ले, पानी शानी पिए, मैं एक अपडेट शेयर कर देती हूँ। निगरान वजीर आला किया है कि हॉस्पिटल आप देखें, वो जो हम कहते हैं ना एक डंडा जरूरी है, बिल्कुल आप देखें कि 2 ऐसे दौरे जो 4 घंटे से जो तवील थे, उसमें एक दौरा था न्यू हॉस्पिटल का, एक दौरा सर्विसेज हॉस्पिटल का, और इसके जिना हॉस्पिटल का, जिना हॉस्पिटल में जहां अभी रिसेंटली एमएस की भी सर्जरी शुरू, एमएस की सर्जरी की गई। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे जो इकदाम किए जा रहे हैं, देखें अब इन विजिट्स के बाद क्या हुआ कि तमाम जो मशीनरी थी वो एक्टिव हुई, क्योंकि वहाँ पे वजीर भी थे, सेक्रेटरीज भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे वहाँ पे। फिर उसके साथ साथ जो डोनेशन देने वाले अफराद हैं, मुखैर हजरात, जिसमें गौहर एजाज साहब का नाम सर फहरिस्त है, वो भी वहाँ पे थे, और इन लोगों को बताया गया कि किस तरह यहाँ पे इश्यूज़ हैं। लोगों के इश्यूज़ जो थे वो डायरेक्टली उनके जो रेलिवेंट लोग थे उन तक पहुँचाए गए। वज़ीर आला की एक मैं फुटेज देख रहा था जिसमें लोगों ने शिकवा किया कि यहाँ पे खटमल हैं, तो उन्होंने फौरी एमएस को कहा कि देखें अब इसका क्या उज़र जो है वो पेश कर सकते हैं आप। इस तरह की चीज़ें होना, इससे ये जो मैसेज आता है कि हमने तमाम हॉस्पिटल जो है इनको ठीक करना है। देखें अब ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, गरीब के किसी बहाने सुनी जाए, लोगों के लिए कुछ बेहतरी हो हमारी जाए। ब्यूरोक्रेसी जो है ना उसको आदत नहीं है काम करने की, ठीक है, उन्हें बस ठंडे कमरों में बैठने की आदत है, ठीक है, उन्हें मराहत हासिल करने की आदत है और आराम से अपने ठंडे कमरों में बैठ के अहकामात जारी करने की आदत है। कि सीएम साहब एक्टिव हैं। अभी 12 दरवाजों की बहाली की तरफ मैं आना चाहूंगी, कैसे देखते हैं आप इसको? ये भी कोई छोटा टास्क नहीं है और बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से इरफान और मैं, हम दोनों से ज्यादा आपको उसकी अहमियत का जो है वो पता होगा, क्योंकि आपका ताल्लुक खुद अंदरून से है और आप जानती हैं कि उन दरवाजों के साथ
शुरू से जो ज्यादती रही है, हर दौर में ये भी वो चीज है जिसपे कहा गया काम होगा, ना तजावुजात का खात्मा हुआ, ना वॉल चॉकिंग का खात्मा हुआ, ना आप पोस्टर्स वगैरह वहां से हटा। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि अगर हम बात करें वॉल चॉकिंग के हवाले से तो उसमें कदरे बेहतरी जो है वो आई होगी, लेकिन वो एक बात ये था कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने करना ये शुरू किया था कि जो तारीखी इमारत और दीवारें हैं उस पर अगर किसी का पोस्टर लगा तो उसके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज होते थे, उसके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज होती थी। उसके बाद सूरत हाल कंट्रोल हो गई थी, लेकिन अब फिर से देखने में ये चीज़ सामने आ रही है, स्पेशली अंदरून लाहौर में दोबारा से वो पोस्टर कैंपेन जो है वो लोगों ने इश्तिहारी मुहिम फ्री की शुरू कर रखी लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दरवाजों की बहाली पे काम होता है वो जो प्रोमिनेंट है, बाकी वो तजावुजात भी उस तरह से ही है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंक्रोचमेंट पे तो आज तक काम हुआ नहीं ना, वक्ती तौर पे होता है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, उसके बाद दोबारा से तजावुजात जो है बहाल हो जाती हैं। लेकिन जब तक ये निगरान हुकूमत है ना, आप देखिएगा कि ये काम चलता भी रहेगा और जितना मुकम्मल होगा बस उतना ही रहेगा। के दौरे करेगी या जी बिल्कुल, उसके बाद होगा। देखें, हम तो पहले भी ये अक्सर प्रोग्राम में बैठ के मैं और दुर्रे ने अब यही बात कर रहे होते हैं कि वज़ीर आला जो हैं वो स्टार्ट में भी हमने ये बात की कि वज़ीर आला अब क्या करेंगे, वज़ीर आला हर महकमे में कुर्सी रख कर बैठ जाएंगे और वहां पर काम करवाएंगे, और वही सूरत हाल अब हो रही है। जो मैंने बात की ना कि ब्यूरोक्रेसी की एक आदत है कि वो काम करते ही नहीं। आप छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, देखें, हम ऐसे ही अपने इदारों को बुरा कहते हैं या आवाम जो है वो इदारों को बुरा कहती है और कहती है कि नाअहल है, ठीक है, नाअहल हुकूमत है। मसला पता है क्या होता है, नीचे लोगों को काम करने की आदत नहीं है, फंड्स इनके पास मौजूद है, हर सहूलियात इनके पास मौजूद है। करते क्या है, आप ये हॉस्पिटल्स की अगर हम बेडशीट्स की ही बात कर लेना कि कहते हैं कि जी बेडशीट्स गंदी है, बेडशीट पड़ी होती हैं, बस वो बिछानी नहीं है। और बात यही है कि जिस तरह ये निगरान वज़ीर आला, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह निगरान वज़ीर आला काम कर रहे हैं ना, आप यकीन जाने माजी में वटएवर वो परवेज इलाही थे, उस्मान बुज़दार थे, हमजा थे, शहबाज शरीफ थे, जो भी थे ना, अगर वाकई वो इस तंदही के साथ काम कर रहे होते, इस विजन के साथ काम कर रहे होते ना, तो यकीन जाने हमारे ना सिर्फ शहर बल्कि सूबे की सूरत जो है ना वो बहुत बेहतर होती। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, माजरत के साथ यहाँ पर अपनी ज़ात अपनी पार्टी की तशहीर के लिए ऐसे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए गए जो सिर्फ हवा में चलते थे कि जी पता चलेगा जी ये हमारी पार्टी ने करवाए हैं। असल काम ये करने वाले हैं जो निगरान वज़ीर आला इस वक्त कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाके आम आदमी से बात कर रहे हैं कि भाई आपको मसला क्या है, आपको मसला क्या है, क्या तकलीफ है। शिकायतें देखें, लोगों ने अपनी अद्वियात की पर्चियां संभाल के रखी हैं, टेस्टों की पर्चियां, और माजी में माजरत के साथ माजी में कभी ऐसे नहीं हुआ जितने दौरे इस वज़ीर आला ने रमजान मुबारक में आटे की तरसील के मौके पर किए, किसी वज़ीर आला ने इतने दौरे ना सिर्फ शहर बल्कि दूसरे शहरों में भी जाकर जो है वो किए गए। मुझे खबर को वाइंड अप करना है कि इसी विजन के साथ आने वाले लोग भी काम करें, लोगों को रिलीफ मिले। ये 2-3 बुनियादी सहूलतें अगर आवाम को मिल जाए की, एक जो बुनियादी ज़रूरतें हैं हर रोज़ की, वो मैं ये नहीं कह रही कि आप फ्री दें, आप कम से कम कीमतें कंट्रोल कर लें, अच्छी क्वालिटी को यकीनी बना लें ताकि लोग जो है वो सुख का सांस ले सके, ये अस्पतालों के रश कम हो सके। आप जितनी गंदी खुराकें खा रहे हैं अस्पतालों की तरफ आपको लेके जा रही हैं और अस्पतालों में कोई पूछने वाला नहीं है। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर क्या है, मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा, पार्किंग की सहूलत भी खत्म हो जाए। मतलब सीरियसली ये आप मुमकिनात में शामिल कर सकते हैं, बातें वो करें जो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। इरफान, ये मुमकिन है ना? अगर देखे हुकूमत करवाना चाहे तो मुमकिन है। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं अगर है करवाना चाहे पेट्रोल ना दे। यही मैं बात करने लगा हूँ। और इसमें क्या कि हर मोटरसाइकिल वाला को हर घंटे बाद, आधे घंटे बाद थोड़ी पेट्रोल डलवाता है। अगर उसने 500 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया तो उसके 5-7 दिन तो गुजर ही जाएंगे। आपको गली मोहल्लों में जो पेट्रोल वाली मशीनें लगी नजर आ रही हैं, उनको नहीं हम रोक सकते। तो ये चीज जो है ये इस वजह से की गई क्योंकि हादसा, देखें असल इशू क्या है कि जब अगर मोटरसाइकिल सवार हेड इंजरी के बाद या दीगर जो एक्सीडेंट के बाद, सबसे ज़्यादा क्योंकि एक्सीडेंट जो वो मोटरसाइकिल सवारों के होते हैं, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि क्योंकि मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो लाहौर में बहुत ज़्यादा है, फिर रोड सेंस नहीं है, तमाम मोटरसाइकिल आपको नजर आती है कि डिटेल में डीजी रेस्क्यू के साथ इस पे अच्छा, फिर इसके साथ क्या होता है कि जब ये जख्मी होकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, हॉस्पिटल पे रश बढ़ेगा, हुकूमत का अवाम का पैसा वहाँ पे ज़्यादा सर्व होगा। इसको देखते हुए, और उनकी जानें भी जाएंगी, उनको देखते हुए ये प्लान किया गया था कि तमाम जो मोटरसाइकिल सवार हैं इनको हेलमेट पहनाने के लिए इकदाम किए जाए। ट्रैफिक पुलिस के पास इनकी इन्फोर्समेंट नहीं है। अब लाहौर के अंदर 2600 के करीब ट्रैफिक वार्डन हैं,
2600 ट्रैफिक वार्डन पूरे लाहौर के हर चौक चौराहे को कवर नहीं कर सकता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये ट्रैफिक वार्डन्स काम करें, लोगों को करें, अपनी सेफ्टी के लिए। हमने अक्सर देखा कि मोटरसाइकिल सवार ने टंकी के ऊपर हेलमेट रखा होता है, अगर उसको सामने नजर आ गया ट्रैफिक वार्डन तो फौरी तौर पे उसने हेलमेट पहन लेना और फिर आगे जाके उतार के रख लेना। हालांकि कल डीजी रेस्क्यू ने कहा है कि ज्यादा रिस्क पे वो बंदा है जो पीछे बैठा होता है मोटरसाइकिल, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है हेलमेट। डेफिनेटली, और इसी के लिए आप ये हुकूमत को जब ये सारी ब्रीफिंग दी गई कि कितना लोड इस मोटरसाइकिल सवार की वजह से हॉस्पिटल्स के ऊपर जो बजट के ऊपर जो आ रहा है, उसको रोकने के लिए आपको हेलमेट का इस्तेमाल जो है आप एक्सपोज होते हैं ना। अगर कोई हेड इंजरी है तो आप महीनों पे गए, अगर कोई टांग खुदा ना खास्ता टूट गई, बाजू टूट गई, तो आप देखें सारी जिंदगी के लिए आपकी जान का रोग बन जाता है। तो इसके लिए अब हुकूमत की तरफ से तमाम जो कमिश्नर थे या डीसी थे, उनकी जानिब से ये ऑर्डर जारी किए गए कि इसके ऊपर सख्त जो है पाबंदी करवाई जाए, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर तो छोड़े आप, पंजाब के बहुत से ऐसे अजला हैं जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन ना होने के बराबर हैं, वहाँ पे सिग्नल्स मौजूद नहीं हैं। कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे एक सिग्नल भी जो है बाहर के मुमालिक में कैसे ये सब कुछ इम्प्लीमेंट होता है, कैसे लोग खौफ इन्फोर्समेंट से, जब वहाँ पे आप फाइन उसका बढ़ा के रखते हैं, वो फाइन किस वजह से करते हैं? क्योंकि वहाँ पे भी बेसिक रीजन यही होता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होगा उसको इंश्योरेंस के पैसे हुकूमत को देने पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाएगा। कि हम फाइन्स थोड़े हैवी कर दें। देखिए है ना, जब फाइन्स हैवी होते हैं तब आवाम की चीखें निकलती है कि हमारी जेबों से पैसे जा रहे हैं। स्पीकिंग, ये जो सेफ सिटी के कैमरे थे ना, इसके चाहे जितने मर्जी हमें नुकसानात भी सामने आए, लेकिन लोगों में डर खौफ था। मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं खुद बहुत सारी चीज़ों की केयर करने लग गई थी। ना बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैं कह रहा हूँ कि पीछे रीजन क्या है, रीजन देखें कि लोगों को अपनी सेफ्टी के साथ साथ हुकूमत तो एक महान हस्ती, मुझे कल परसों हॉस्पिटल जाना हुआ, मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया है, हेलमेट के नीचे हैंड्स फ्री लगा के, और कल उनके दिमाग की सर्जरी थी। एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ, इतने लोगों का संजीदा आलम है कि पता ही नहीं, पीछे से बाइक आ रही है, ट्रक आ रहा है, ट्रक ने कुचल दिया, और पता क्या चला जी कि मौसूफ ने हेलमेट के नीचे हैंड्स फ्री लगाई थी और गाने सुने जा रहे थे। ये संजीदगी का आलम है लोगों का। अल्लाह ताला सेहत तंदरुस्ती दे जी उसको, और बाकी शहरियों को अकल दे जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। स्पेशली रोड पे जब आप होते हैं तो रोड पे आप इंजॉय के लिए नहीं आते, और वैसे आपके करीब से, वैसे भी माजरत के साथ है ना, हमारे शहर में सूरत हाल ये है कि जब आप रोड पे निकलते हैं ना, तो हम अपने दोस्त और बाकी जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी यही कहते हैं कि भाई आपने खुद बचना है। जो ट्रैफिक की सूरत हाल है ना लाहौर में, आपने खुद बचना होता है, आपने किसी को बचाना नहीं है, आपने खुद बचना है। और जब आप खुद बचने की कैफियत में होते हैं ना, तो फिर आप अगले को भी बचाते हैं। अच्छा, बात इस तरह है, मैं दो तीन चीज़ें जो है वो यहाँ लाजमी हाईलाइट करना चाहूँगा। जो बात आप कर रही थी कि बाहर की दुनिया में तो ऐसे नहीं होता, जो अच्छे ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पर तो ऐसे नहीं होता। वहाँ होता क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर हम यहाँ बता दें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर घर का सरबराह अगर किसी चीज़ पे कोई अमल दरामद कर रहा है, कवानीन की किसी भी चीज़ की पासदारी कर रहा है, तो बाकी जो घर के अफराद है ना वो भी करेंगे। अब इसकी मैं मिसाल आप ये देता हूँ कि इसमें खबर में मेंशन किया गया है कि ज़िले इंतज़ामिया और जो पुलिस है वो भी मिलकर ये ऑपरेशन जो है वो करेंगी। आप खुद ये बताएं कि जब भी आप रोड पे कोई ऐसी बाइक देखें जिस पे नंबर प्लेट के नीचे लिखा होगा CDGL या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या पुलिस, ऐसे उसके ऊपर जो अफराद बैठे होंगे ना उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होगा। स्पेशली आप अपनी थानों की पुलिस की बात कर ले, मैंने तो आज जिंदगी में उन्हें आज तक हेलमेट के साथ नहीं देखा। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिन्होंने अब ये जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, उनके एहलकारों ने कभी हेलमेट नहीं पहना। जब ये इदारे फॉलो करेंगे तो बाकी लोग जो है वो भी करेंगे। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ देखें, जब भी ट्रैफिक पुलिस हेलमेट की कैंपेन चलाती है ना, हेलमेट की कीमत जो है ना, वो जो अच्छा हेलमेट है, मैं उसकी अगर बात करूँ 1000 रुपया होती है, क्योंकि मैं खुद खरीदता हूँ, जो कि अक्सर चोरी हो जाता है कभी कभार हमने यूज़ करना होता है, तो 1000 रुपये का हेलमेट मिलता है। जब ये अहकामात आते हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, उसके बाद मार्केट में वही हेलमेट जो है वो 2000 रुपये का हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ पर भी कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं रखता। बाहर के ममालिक में ये चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ पर जो कीमतें हैं वो कीमतें हैं। यहाँ पर तो आप हेलमेट को छोड़ें, अशियाए खुरोनो जो सरकारी जारी किए जाते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, वो चीज़ें नहीं मिलती, तो बाकी ये चीज़ें तो बहुत दूर रह गई। और दूसरी बात यह है कि अगर लोगों को अपनी जानों से प्यार है तो वाकई वो अपनी लाइन और लेन की पाबंदी करें, स्पेशली ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें।
हेलमेट जो है वो एक लाजमी जुज्व है बाइक का। जब भी आप अब बाइक खरीदने जाएंगे ना, साथ हेलमेट जरूर पड़ा होता है। शहरी करते हैं, ओ जी हेलमेट रहने दे, मैं पहनता ही नहीं। ओ भाई खुदा का खौफ खाएं, अपना नहीं ख्याल करना, अपनी फैमिली का कर लें। तो ये जैसे इरफान ने भी जिक्र किया है कि सामने टंकी पे रखा होता है, बाइक के साथ हैंग किया होता है, पुलिस को देख के, ट्रैफिक पुलिस को देख के आप हेलमेट पहन लेते। अगर आप अपनी जिंदगी के साथ संजीदा नहीं है, अगर आपको चालान का ही डर है, तो फिर आप बस इन चीज़ों को छोड़ दें। हमने अगली खबर की तरफ भी चलना है, ब्रेक लेंगे और रिक्वेस्ट शहरियों से ये है कि प्लीज़ चाहे आप गाड़ी पे हैं या मोटरसाइकिल पे हैं, अपनी स्पीड को कंट्रोल रखें, दाएं बाएं आते जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। अगर सीट बेल्ट पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे, तो यकीन माने इससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ आपके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड कर रही होती है। सो प्लीज़ थोड़ी सी गलती की वजह से महीनों पे आप बेड पे जाके पड़ जाएं, इससे बेहतर ये है कि एहतियात कीजिए, मोहतात रहिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। और इंतहाई अफसोसनाक खबर है जी, अलमनाक है। जहांगीर तरीन के भाई मुल्तान सुल्तान्स के मालिक ने खुदकुशी कर ली। आलमगीर तरीन ने खुदकुशी से कबल एक तहरीर भी छोड़ी है जिसमें अपनी बीमारी का जिक्र किया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उससे तो लग रहा है कि उनको जो भी बीमारी थी, नफ्सियाती मसाइल ज़्यादा थे। इरफान, अब तक की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं और ये जो तहरीरी नोट उन्होंने छोड़ा है, क्या बयान किया इसमें, क्या खुदकुशी की वजह बयान की है? अना, कल देखे जब ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ तो इसमें मुख्तलिफ पहलू जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था। जहांगीर तरीन के भाई थे, मुल्तान सुल्तान के जो फ्रेंचाइज के ऑनर थे। मतलब कोई गरीब खुदकुशी करे उसके मसाइल तो समझ आते हैं। और ये लाहौर में जहाँ पे इन्होंने अपनी रिहाइश रखी थी, ये ऑर्चर्ड अपार्टमेंट्स थे और ये काफ़ी पोश इलाका इसको कंसीडर किया जाता है। सदीक ट्रेड सेंटर की बैक साइड के ऊपर ये अपार्टमेंट्स है और कुछ ही अपार्टमेंट्स थे जहाँ पे उस एरिया के अंदर, तो उसमें इन्होंने रिहाइश रखी थी और अरसा दराज से यहाँ पे रह रहे थे। अपने मुलाजिम और दो मुलाजिम थे और ये अकेले, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी और ये अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार रहे थे। कुछ अरसे से स्ट्रेस में थे, क्योंकि इनके घर से जो मेडिसिन बरामद हुई हैं वो स्ट्रेस की मेडिसिन थी। और उसके बाद इन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र किया। जब इस इंसिडेंट जो हुआ तो क्योंकि ये 9 बजे के बाद जो है वो नाश्ता करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, तो इनके मुलाजिम ने जब इनसे रब्ता नहीं हो पाया तो वो वहाँ पे पहुँचा 9 बजे के बाद। तो उसने देखा कि क्योंकि वो अपार्टमेंट के ग्लास से, ट्रांसपेरेंट ग्लास था, अंदर नज़र आता था, उसने अंदर देखा कि वो बेड के ऊपर जो है वो मुर्दा हालत में ब्लड पड़ा हुआ था। उसने फौरी तौर पर इंतज़ामिया को बताया, क्योंकि गेट लॉक थे। इंतज़ामिया आई, इंतज़ामिया ने आके जब गेट ओपन किए तो अंदर उनकी डेड बॉडी थी और उसके बाद एक पिस्टल वहाँ पे पड़ा था। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई। पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल इनका अपना ज़ाती पिस्टल था और उससे एक गोली फायर हुई थी। और उसके साथ साथ एक सुसाइडल नोट जो था वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर तहरीर कुछ इस तरह थी कि उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करते हैं। ये उसकी फर्स्ट लाइन थी जिसमें उन्होंने कहा वो अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करते हैं। और 6 माह पहले वो एक उन्होंने विज़िट भी किया था श्रीलंका में। वो उन्होंने अपने किसी दोस्त के साथ किया था, अपनी किसी दोस्त के साथ उन्होंने विज़िट किया, जिसका जिक्र उन्होंने अपने उस सुसाइडल नोट के अंदर लिखा। और उन्होंने कहा कि वो ज़िंदगी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन क्योंकि अब कुछ बीमारियां उनको ऐसी लग गई थी, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि उनको बैक पेन थी और फिर उसके साथ साथ उसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे और उसके लिए रात को वो उसकी गनूदगी के लिए मेडिसिन यूज़ करते थे, जिसकी वजह से सारा दिन उनको गनूदगी रहती थी। ये चीज़ें उन्होंने मेंशन की। खुदकुशी की ये वजूहात भी हो सकती हैं। मुझे तो लगता है कि नफ्सियाती मसाइल का वो ज़्यादा शिकार। देखिए, जब बीमारी इतनी मल्टीपल बीमारियां जो आपको जब हावी हो जाए तो उसके बाद फिर स्ट्रेस में आप चले जाते हैं। और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपनी ज़िंदगी अब डॉक्टर्स के चक्कर लगा कर जो है वो नहीं गुजारना चाहता, और इसी वजह से उन्होंने ये सुसाइडल नोट लिखा कि किसी को तंग ना किया जाए और अपने मुलाजिम। अच्छा इरफान, अभी तक तो जो आपने सिचुएशन बताई है ये वाकई खुदकुशी लग रही है। सो पुलिस तो दूसरे रुख से भी तमाम तहकीकात करती है। ऑब्वियसली वहाँ फोरेंसिक टीमें भी पहुंची होंगी, शवाहिद भी इकट्ठे करने की कोशिश की गई होगी, फिंगरप्रिंट्स लेने की भी कोशिश की होगी। देखिए, ये सारी चीजें हुई। जब कोई खुदकुशी करता है या कोई गन से फायर करता है
तो उसके हाथ के ऊपर, जिस गन से वो फायर करता है, उसके हाथ के ऊपर पाउडर होता है ना? बारूद का पाउडर जो है वो आ जाता है। अच्छा। उस टेस्ट को कहते हैं GSR टेस्ट। GSR टेस्ट होगा, अगर उनके हाथ पे वो गन पाउडर हुआ तो उसके बाद ये डिक्लेयर 100% हो जाएगा कि उन्होंने खुद ये फायर किया था। अगर उनके हाथ के ऊपर GSR जो टेस्ट के बाद पता चला कि गन पाउडर नहीं है, तो ये डिक्लेयर करेगा कि ये फायर शायद किसी और ने किया। उसमें एक और चीज़ भी है, इस खत के अंदर वो लिख रहे हैं कि उनकी आई साइड इतनी वीक हो गई है कि वो पढ़ लिख नहीं सकते, तो उसके बावजूद उन्होंने ये इतना जो लंबा तहरीरी नोट था वो कैसे लिखा, ये भी एक सवालिया निशान है। वो उस घर में रह रहे थे, उनके भाई, उनकी फैमिलीज जो इन चीज़ों में अगर उनके होना चाहिए था। अभी हम बात कर रहे थे कि उनके जो बड़े भाई हैं जहांगीर तरीन, उनको भी एक सीवियर बीमारी है, वो भी अपना इलाज के लिए जाते रहते हैं। तो क्या कभी फैमिली के अंदर इन चीज़ों के ऊपर बात हुई कि इस बीमारी का जो कंप्लीट जो है ट्रीटमेंट करवाया जाए, या डेफिनेटली करवाया जा रहा होगा? खैर अभी तो तहकीकात चल रही हैं, अभी कुछ खत्मी नतीजा सामने नहीं आया। फिलहाल जो चीजें सामने हैं उसके मुताबिक ये सुसाइड अटेम्प्ट ही लग रही है। अलबत्ता अभी देखें जी, जैसे कड़ी से कड़ी मिलती है, चीजें सामने आती हैं। ना इसमें खास बात यह है कि जिस एरिया में वो रहते हैं, जिस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, जिस घर में ये रह रहे थे, ऑब्वियसली वहां पर CCTV कैमरे जो हैं वो लगे होते हैं। सबसे बड़ी पहली बात तो यही है कि उस घर में कौन आया है, कौन गया है, वो तो कैमरों में होगा। और अगर वो कैमरे किसी टाइम बंद हुए हैं तो वो भी नजर आ जाएंगे। ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। अच्छा जी, 8 तारीख तक बारिशों की प्रेडिक्शन थी। आज तो फिलहाल जो बाहर सिचुएशन थी, बारिश के इम्कानात कम ही लग रहे हैं, लेकिन मॉनसून बारिशें हैं। आप प्रेडिक्शन कुछ करते हैं, हो कुछ जाता है। तो आज के मौसम की सूरत हाल कोमल बता रही हैं। कोमल, ओवर टू यू। बारिश के इम्कानात बताइए, आज कितने हैं? जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मानसून सावन भादों के महीने हर साल ही अपना जोबन दिखाते हैं और झुलसा देने वाली गर्मी को एकदम जो है वो भगा देते हैं और खुशगवार मौसम का बायस बनते हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त टेम्परेचर में भी कमी देखी जा रही है और मौसम भी कदरे बेहतर हो चुका है। तो शहर लाहौर के बासी जो हैं वो सुखा सांस भी ले रहे हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसको शहरी इंजॉय करने के लिए पार्कों की जानिब ही अपना रुख कर रहे हैं। इस वक्त अगर मेरे बैक पर आप देख सकें तो शहरी जो हैं वो पार्कों में मौजूद हैं, जो कि लाहौर के मौसम को एंजॉय करना खूब जानते हैं। इसी तरीके से बात की जाए लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों से मुतालिक, तो माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि शाम देर रात लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की बूंदें जो हैं वो पड़ेंगी, जिसके बाद मौसम मज़ीद अपनी तब्दीलियाँ दिखाएगा। हवाओं के हवाले से बात करें तो हवाओं का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है और जब हवाएं चलती हैं तो मौसम एक खुशगवार सा एहसास दिलाता है और जब ये हवाएं थम जाती हैं तो महसूस होता है कि गर्मी जो है वो अपना जौबन दिखाने के लिए एक दफ़ा फिर से तैयार होने वाली है। तो इस तरीके से जो है मिले जुले मौसम का रुझान इस वक्त भी देखने में नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं हमारी हरियाली के हवाले से, तो बारिश की बूंदें जैसे ही इस हरियाली के पत्तों पर और दरख्तों पर और मुख्तलिफ रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी है, तो हम देख रहे हैं कि इनमें भी जान नज़र आ रही है। फूलों की खुशबू हर तरफ से मुअत्तर हो रही है और माहिरीन ने जो है वो मौसम में मज़ीद तब्दीलियों के हवाले से भी इम्कानात जो है वो जाहिर किए हैं। वहीं दूसरी जानिब फ़िज़ाइलूदगी में भी अच्छी खासी कमी देखी जा रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच कोमल। मौसम के बारे में आपने बताया। आज के भाव अच्छा जी, हम रेट लिस्ट आपको बताते हैं, सब्जियों की कीमतें बताते हैं। ओपन मार्केट जो आपके घर के करीबी बाजार हैं, ऑल्दो हर मार्केट में अपना रेट है, लेकिन जो हमारे पास लिस्ट होती है उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। अलबत्ता सरकारी निर्खनामा एक जैसा होता है जिस पर अमल नहीं होता। हाफिज दिलावर की तरफ चलेंगे, वो आज की रेट लिस्ट बता रहे हैं। ओवर टू यू दिलावर। जी ना, बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात की जाए तो 60 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 75 रुपये 80 रुपये तक प्याज जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत की बात की जाए तो 65 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 80 रुपये टमाटर जो है फ़रोख्त हो रहा है। लहसन की कीमत की बात की जाए तो 200 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 260-270 रुपये तक लहसन जो है फ़रोख्त
फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत की बात की जाए तो 815 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 900 रुपये तक अदरक जो है फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 85 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 95 रुपये तक सब्ज़ मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। लीमू की कीमत की बात की जाए तो 175 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 185 रुपये तक लीमू जो है फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ शिमला मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 90 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 100 रुपये तक शिमला मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। बैंगन की कीमत की बात की जाए तो 74 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 85 रुपये तक बैंगन जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। बंद गोभी की कीमत की बात की जाए तो 45 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 55 रुपये तक बंद गोभी जो है फ़रोख्त हो रही है। भिंडी की कीमत की बात की जाए तो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 95 रुपये तक भिंडी जो है फ़रोख्त हो रही है। खीरे की कीमत की बात की जाए तो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 95 रुपये तक खीरे जो हैं फ़रोख्त हो रहे हैं। आलू की कीमत की बात की जाए तो 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 80 रुपये 85 रुपये तक आलू जो हैं फ़रोख्त हो रहे हैं। जी ठीक है, ये थी जी आज की रेट लिस्ट। सो लोग यही कह रहे हैं कि कम से कम जो आप सरकारी नरखनामा देते हैं उस पर अमल करा दें और उस पर क्वालिटी की वेजिटेबल से दें, अदरवाइज़ फिर लोग मजबूर हैं महंगी सब्जियां ख़रीदने पर और आपने लोगों को मजबूरी से फ़ायदा उठाने पर छोड़ा हुआ है। खैर, क्या कहा जा सकता है। थैंक यू सो मच दिलावर। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जुमे का मुबारक दिन है और आज के दिन के तौर पर खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए, जो स्वीडन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, कुरान पाक की बेहुरमती की गई, उस पर वज़ीर आज़म ने कहा था जी आज यौम तक़द्दुस कुरान करीम जो है वो मनाया जाएगा। मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा, रैलियाँ निकाली जाएंगी, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, सेमिनार्स होंगे। बिलाशुबा ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। हम तमाम मुसलमान जिनके लिए कुरान मजीद जो कि हमारी आखिरी आसमानी किताब है, ज़िंदगी के हर मसले का हल इसमें मौजूद है। सो हमारे लिए इसकी अहमियत क्या है, इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और जहाँ कहीं पर भी कुरान पाक की बेहुरमती होगी, तमाम आलम इस्लाम इस पर यकजान है, यकजुबान है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के पेश नज़र आज खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने भी यही अहकामात जारी किए थे। सो हमारी ज़िंदगी में कुरान पाक की क्या अहमियत है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। आखिरी आसमानी किताब, बिलाशुबा हम ज़िंदगी में किसी भी मसले का शिकार हों, यही कुरान मजीद है जिसमें हमें हर मसाइल का हल मिलता है, एक सुकून मिलता है। सो कुरान पाक की अहमियत, आज के दिन सब मुसलमानों का यकजुबान होना कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। जी हमारे साथ मजहबी स्कॉलर एहसन उवैस साहब मौजूद हैं, अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज के दिन की अहमियत, आज के दिन मुसलमानों का यकजुबान होना और कुरान पाक की हुर्मत के लिए सबका इकट्ठे होना कितना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो सिटी 42 की ये शानदार ट्रांसमिशन जो मॉर्निंग शो के अंदर जो आपका होस्ट कर रहे हैं आप, ये तक़द्दुस कुरान के हवाले से इतने अहम और नाजुक मसले को इस तरह से पेश करना, इस पर मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ। शुक्रिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा को इस तरह इत्तेहाद और यगानगियत के साथ यकजुबां होकर और एक प्रॉपर चैनल के साथ इस बात को किसी मुकाम तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अब सवाल ये हो रहा है कि तक़द्दुस कुरान के हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ज़ात, अगर मैं इसके फ़ज़ाइल पर, मनाक़िब पर इस वक्त बात करूँगा तो हमारा जो इस वक्त इंटरनेशनल अरीना में नेशनल टीवी पे बैठकर जो लोग सुन रहे हैं, उनमें अब वो लोग भी शामिल होंगे इस वक्त कि जो लोग कुरान को नहीं मानते। तो अगर हम कुरान के फ़ज़ाइल पर सिर्फ बात करेंगे वो तो मोमिनीन और मुस्लिमीन तक आ गया। बिल्कुल। अब हमने उनकी ज़ुबान के अंदर जो बात करने की ज़रूरत है उसको समझने की ज़रूरत है, बिलाशुबा। और उसके लिए वो सबसे पहले जो सहारा लिया जाता है वो सहारा ये लेते हैं कि ये उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम देते हैं, आज़ादी इजहार राय का नाम देते हैं।
तो जब अगर इसका आज़ादी इजहार राय का नाम लिया जाए तो आप उन्हीं के यूरोपियंस के जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं या उनके नेशनल लॉज हैं, जब हम उनको देखते हैं तो उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का पूरा लॉ मौजूद है, एक हद तक इज्जत का कानून मौजूद है। तो अगर हद तक इज्जत का कानून किसी एक आम शख्स की हद तक इज्जत हो जाए जो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो जाए तो उनका कानून हरकत में आता है, जिसे वो ह्यूमैनिटी करार देते हैं, इंसानियत करार देते हैं और उसको बेसिक नीड करार देते हैं और बेसिक उसका फंडामेंटल राइट करार देते हैं। तो इसी मुनासबत के साथ अगर एक शख्स की इज्जत के साथ ये हो रहा है तो उस कुरान जो 1.5 अरब मुसलमानों के दिल के अंदर बसता है, जिसकी जुबान, जिसका सब कुछ, जिसके आकाम हमारा सब कुछ है, अगर उसके ऊपर जब ऐसी तकलीफ दे हमारे उसको नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नजर आतिश करने की सादत, ये जसारत की जाएगी और इस तरह की जुर्रत की जाएगी, तो याद रखिए कुरान का तो कुछ नहीं जाएगा, मगर जो उस कुरान की बेहुरमती से उम्मत मुस्लिमा का दिल दुख रहा है, वो दिल दुखने से जो बात आ रही है इसको समझने की जरूरत है। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो जाएगी, वरना ये तहजीबी तमद्दुन का एक तसादुम हो जाएगा। लोहे महफूज है, ये रहती दुनिया तक कायम रहने वाला है, बिलाशुबा हमारे ईमान का ये बहुत अहम हिस्सा भी है ये तमाम चीजें। लेकिन कहते हैं ना कूजे को दरिया में समेट देना, आपने उस तरह से बात का आगाज कर दिया है। सो कुरान पाक की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है ये तो हम बाखूबी जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप रोशनी भी डाल दीजिए कि आज अगर हम सब यकजुबां हैं और कुरान पाक के तकद्दुस के लिए हम सब जो हैं वो अपनी जान तक के नजराने देने को तैयार हैं, तो हमारी इस आखिरी आसमानी किताब की अहमियत क्या है? अब हमारा जो स्पीकर या लिसनर है वो अब अगर उम्मत मुस्लिमा से निकाल के इंटरनेशनल वे में जाएंगे तो 2 किस्म के लोग आएंगे, एक रिवील्ड रिलीजन वाले आएंगे, एक अनरिवील्ड रिलीजन वाले आएंगे, और तीसरा ऐसा तबका भी है जो यूरोप के अंदर अब कसरत से पाया जा रहा है जो कि किसी भी दीन को नहीं मानते, जो किसी भी मजहब को नहीं मानते, एथियस्ट हैं वो लोग। वो ऐसे लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने पहले तो उन लोगों से मुखातिब हूँ जो किसी न किसी रिलीजन के साथ हैं, और अगर रिवील्ड रिलीजन जिसे हम सामी मज़ाहिब कहते हैं, वही शुदा मज़ाहिब कहते हैं, तो उनके लिए कहूँगा मुसलमान के लिए और यूं कहूँगा मुहम्मदन के लिए, यानी हुजूर की ज़ात को मानने वाले के लिए लाजमी है कि वो हर आसमानी रिवील्ड किताब के ऊपर, रिवील्ड बुक के ऊपर अपना बिलीव रखे, ईमान रखे। हम तो उनके किसी भी हत्ता के उसके अंदर बहुत सी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, मगर उस पर ईमान रखना हमारा बिलीव है, हमारा ईमान है। अगर उसमें कमी आएगी तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। तो हम तो किसी भी सूरत में ये पसंद नहीं करते कि हम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली बाइबल के बारे में कोई बात करें, हम मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली तौरा या तालमुद के बारे में कोई बात करें, या दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली किताबों की बात करेंगे। और कोई रिवील्ड रिलीजन में ऐसे जो कंसर्न बुक्स उमूमी तौर पर यही 3 से 4 रिलीजन है, ज्यूइश हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, तो इनके लिए तो बात यह है कि उन्हें सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि और रिस्पेक्ट फॉर रिस्पेक्ट, इज्जत के लिए इज्जत है तो ये रिस्पेक्ट करने से रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और कुछ नहीं। तो कुरान ने बड़ी प्यारी बात की कि हम में और रिवील्ड रिलीजन वालों में एक बात तो मुश्तरक है ना कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, बिल्कुल यूनिटेरियल अल्लाह पर और अल्लाह की वननेस के ऊपर। तो इस मुश्तरका नुक्ते को अगर समझ लिया जाए तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को हम बड़े अच्छे तरीके से कुरान ही की रूह से दूर कर सकते हैं। और कुरान ने हमें इस सब्र सिखाया है, कुरान ने हमें एक हिकमत सिखाई है, कुरान ने हमें उन बातों तक पहुंचाया है जिन तक अभी तक कायनात नहीं पहुंच सकी, और ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं। और इसमें उससे भी अगली बात अब उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो लोग यही बात करते हैं कि हम किसी भी मजहब को नहीं मानते, तो आप इंसानियत को तो मानते हैं। अगर इंसानियत को मानते हैं और एक चीज किसी को पसंद है एक बहुत बड़े तबके को, और वो उसे अपना सब कुछ करार देते हैं कि ये ईमान और हमारा कुरान है, तो आप उस तबके को तकलीफ पहुंचाने के लिए अगर ये अमल कर रहे हैं तो आप क्या ह्यूमैनिटी के साथ अमल अच्छा कर रहे हैं? आप ह्यूमैनिटी के खिलाफ जा रहे हैं, आप उनके बेसिक राइट्स के खिलाफ जा रहे हैं, आप उनके फंडामेंटल राइट्स को रिओट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीजें किसी भी तौर के ऊपर इंसानी कदरों की बुनियाद पर, अखलाकी कदरों की बुनियाद पर, और हत्ता कि यूएनओ के चार्टर की दफात की बुनियाद पर, मेरे पास सारे क्लॉजेज में लिख के लाया हूँ जो यूएनओ के चार्टर के अंदर मौजूद हैं, जिसमें गुस्ताखाना और चीज़ों के ऊपर सारी चीज़ें ब्लास्फेमी के ऊपर मौजूद हैं और उसकी तस्दीक करने के ऊपर मौजूद हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया मौजूद है, फिनलैंड के सेक्शंस हैं, जर्मनी है, नेदरलैंड है, स्पेन है, आयरलैंड है, कनाडा है, मुनाफरत के ऊपर कवानीन, न्यूजीलैंड है।
ये सारी यूएस के अंदर है, ये सारे कवानीन मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में आपके यहाँ ये अमल हो जाए तो आप उसे गैर कानूनी करार देते हैं। तो कोई हमारे उम्मत मुस्लिमा के 1.5 अरब मुसलमानों के साथ ऐसा करे, हमारे दिल को क्या बीतती है। फिर उसका रिएक्शन आता है, वो किसी भी तौर पर हम उसको अगर को गलत होगा, अनलॉफुल होगा, अनह्यूमैनिटी वाला होगा तो हम उसको कभी भी उसकी जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमें एक जुमला कहूंगा कि हमें इस्लाम ने दूसरों के मुताबिक कानून बनाने की इजाजत नहीं दी। इस्लाम अपना कानून इंसानियत के मुताबिक खुद रखता है। बिलाशुबा सही कहा, सही कहा। और इसका जो लाहे अमल बनाने की जरूरत है उसके ऊपर मैं इस नेशनल टीवी के ऊपर 2 चीजें पेश कर देता हूं। एक तो कोई पहले तो सबसे पहले मुस्लिम जो हमारी OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, इसको जागने की जरूरत है। बिल्कुल खुदारा जागें और इनको कंसर्न करने की जरूरत है और इसको सबसे हायर पीक पे रखें। एक ब्लेस्फेमी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसमें वो कैरिकेचर्स वो सारी चीजें आती हैं। दूसरी चीज कुरान मजीद फुरकान हमीद की अजमत हो, इसके ऊपर अपना मुकम्मल ग्लोरीफाई के उसको अजमत वाला करार देने के लिए इंटरनेशनल लॉ के तौर पर एक कानून मंजूर होना चाहिए। कोई किसी के जो हम एहतजाज कर रहे हैं, जो रैलियां निकाल रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये चीज इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए, करार दिलवाना चाहिए। ये उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होकर कर सकती है और वो ये कि किसी भी दीनी मजहबी रहनुमा और किसी भी शख्सियत के बारे में किसी भी तरह का, और खास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उतरने वाली किताब कुरान मजीद की तज़ीक़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इसको गैर कानूनी इंटरनेशनल लॉ में करार देना चाहिए। और उसके ऊपर क्लॉजेस मौजूद हैं। आज भी ऐसे जूश के अंदर चीज़ों के अंदर जब जर्मनी ने कत्ल किया है तो उसको प्रॉपर एक नाम दिया जाता है, हम वो नाम नहीं लेते होते। वो वहां किसी मुल्कों में नाम लिया जाता है तो वहां पर यह भी कहा जाए कि इतने कत्ल हुए थे, इतने नहीं हुए, तो उसके ऊपर भी कैद रखी हुई है। ऐसे ही तो यहाँ पर अगर सब कुछ हो जाए तो हम उसके ऊपर बात नहीं करते, तो वहां बात करते हैं, सॉरी। तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? यहाँ ह्यूमैनिटी नहीं है, यहाँ पे इंसानियत नहीं है, यहाँ अखलाकी और मोरालिटी नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें नहीं है। दूसरे इसके ऊपर मैं अगला जो फेज देना चाहता हूँ, और कुछ नहीं, हुकूमती को इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर वो इस्लामी मुल्क जा सकता है और वो ये करे कि पूरी उम्मत के बेहतरीन स्कॉलर्स को इकट्ठा करे, हर मकता फ़िक्र को, और उसके ऊपर पूरा एक वहां पर केस प्रोसीजर किया जाए। और इंशाल्लाह ऐसे स्कॉलर्स मौजूद हैं जो आपको ये केस जीत के दे सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा बांझ नहीं है, बिल्कुल आपने स्कॉलर्स बांझ नहीं है। बिल्कुल अब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अपने करीम अलैहिस्सलाम के दीन के लिए ऐसे लोग रखे हैं, ऐसे बेदार मगज और ऐसे जीनियस पर्सन मौजूद हैं जो आपको ये केस जीत के दे सकते हैं। ये तो बिलाशुबा आपकी तरफ से सजेशन हो गई और बहुत अच्छी सजेशन है। अब हमारी जिंदगी में कुरान पाक की अहमियत क्या है? हमारे लिए तो हर लम्हा मशले राह है कुरान पाक। जिंदगी में कोई भी मसला आए, मैं नहीं मानती कि कुरान पाक में उसका हल मौजूद नहीं है आपके लिए। सो मुझे बता दीजिएगा, ये जो लोहे महफूज है, इसकी अहमियत मुसलमानों के लिए क्या है? किस तरह से मुसलमानों की ज़िंदगी पर इसका असर है और किस तरह से मुसलमान इसके लिए यकजान? जी, चूंकि ये हमारा आप समझ लें कि सिलेबस है, इसको एक सिलेबस भी करा दिया जा सकता है और इसको हमारा जो वर्डिक बुक है और एक आइन है हमारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया में जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने जा रहा है, बड़े बड़े साइंसदान, बड़ी बड़ी रिसर्चेस, सब इसके आगे जो हैं वो घुटने टेक चुके हैं। मैं यहाँ आने से पहले सोच रहा था कि इस टॉपिक को थोड़ा सा छेड़ूंगा। मैं सिर्फ एक एजेंडा, सारी इस वक्त नेशनल टीवी पे आप मौजूद हैं सिटी 42 पर, तो मैं ये पेश कर देता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कॉन्कर ऑफ मून यानी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मून का जिक्र ये कुरान की पेशन गोई से हुआ। कुरान ने कहा वल कमर इज़ा तसक्का, कसम है चांद की जब वो पूरा नजर आता है, लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, तुम जरूर एक तबक से दूसरे तबक तक जाओगे। फमा लहुम ला युमिनून, तुम ईमान नहीं लाओगे, तो ईमान नहीं लाते। अब ये वल कमर इज़ा तसक्का 1960s के अंदर ये हुआ, कमर चांद की बात हो गई। लतरकबुन्ना, तुम सवार होकर जाओगे, कहते नहीं राकिबे दोष सवार होकर जाओगे, यानी जो प्रेडिक्शन कुरान पाक में है वो सच। और उसमें कहा कि अब अरबी में, अरबिक ग्रामर के अंदर जमा 2 से नहीं शुरू होती, 3 से। अब 3 बेसिक लोग थे, कॉलिंस, बिज, नील आर्मस्ट्रांग। अब कहा कि जाएंगे, फमा लहुम ला युमिनून, फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। नील आर्मस्ट्रांग की तो डेथ हो गई, तो पता लगा वो इस्लाम नहीं ला सके। लेकिन कुरान की स्पेशन कोई ने बताया कि तुम एक तबक से दूसरे तबक तक जाओगे, और तबक का जिक्र किया है, ये नहीं कहा मिनल अर्दी इलल कमर, फिर यहां तक मफकूद हो जाता, मगर फरमाया कि इससे आगे भी जाओगे,
हो सकता है वो फिर एक नया स्पेस स्टेशन बन जाए, उससे आगे एक नया स्टेशन आ जाए। तो ये सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रबूबियत, कामिलियत की तरफ इशारा और कुरान की सुपरमेसी की तरफ इशारा है। कुरान वो कलाम है जो सिर्फ ईमान वालों से कलाम नहीं करता, इंसान से कलाम करता। बिल्कुल आपने सीखा। यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे मुनासबत से। वो क्या मुस्लिम उम्मा को पैगाम देना चाहते हैं, क्या पैगाम होगा आज के दिन की मुनासबत से आपका? एक चीज पिछले कंसर्न के साथ, होलोकॉस्ट का जिक्र जो यूरोप के अंदर मना है, बाकायदा उनके कवानीन मौजूद हैं। होलोकॉस्ट के नाजी जो हिटलर थे, हिटलर ने यहूदियों का जीनोसाइड किया था, नस्ल कुशी की थी। अब उसके ऊपर एक करारदाद और कानून बन चुका है कि आप इतना भी नहीं बता सकते कि कितने कत्ल हुए थे, जितने उन्होंने बता दिए उतने ही। अगर कोई ये कहते हैं कि इतने थे, उसके ऊपर भी उसे डिटेंशन में रखा जाएगा, कैद में रखा जाएगा, सजा होगी। तो जब इतनी बात जरूरत यहाँ आ गई है, तो अब आज़ादी इज़हार राय कहाँ गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ गया? तो यहाँ पर कुरान की बात है। तो ये तो मेरा एक आर्गुमेंट था जो मैंने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ मैंने इंटरनेशनल लॉ के पस मंजर में आपको पेश किया। अच्छी तरह से आपने दूसरी बात कि आज की उम्मत के लिए पैगाम यह है, खुदारा जिस कुरान से इतना प्यार करते हो, तो अपने इस कुरान को जिंदगी में नाफिज कर लो, अमल के साथ नाफिज करो। इसे सिर्फ चूमने वाली किताब ना रखो। चूमना है तबर्रुक, इसका कोई शक नहीं, इसका एक एक लफ्ज बरकत और नूर वाला है, मगर इसको अपनी जिंदगी में नाफिज करें। तीसरी चीज़ ये है कि आज के लिए जितने भी एहतजाज हों, जितने भी यहाँ पर कन्वेंशन हों, जितने भी मुजाहरे किए जाएं, हम भी शामिल होंगे, मगर उसको पुरअमन रखें। बिल्कुल, इसको पुरअमन रखें। ये इलाका, ये शहर, ये मुल्क, ये पाकिस्तान, ये इस्लाम का कला है इंशाअल्लाह। ये हमारा मुल्क है। ये सारी चीज़ें, ट्रैफिक लाइट, एक एक स्ट्रीट लाइट, एक एक बैंक, एक एक चीज़, ये सारी चीज़ें हमारे टैक्सेस से बनी हैं और इसको अपने घर को कोई नहीं तोड़ता। इसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। डट कर एहतजाज करें, मगर अमन के दामन को किसी भी सूरत में तार तार ना होने दें और किसी भी शरीर और शरारत का शिकार ना हो। और उम्मत मुस्लिमा की वहदत का पैगाम जाना चाहिए, ताकि जो मकसद है उस मकसद को हम असल तरीके से बिलाशुबा और अपना पैगाम पूरी दुनिया में हम बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सके। इसके लिए हम सबका यकजुबान होना और फिर अगेन जैसा कि हमारे मेहमान ने कहा कि पुरअमन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बड़े अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हर कोई चाहता है कि वो दुबला पतला दिखे, हर कोई चाहता है वो स्मार्ट नज़र आए, लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल भी जो है ना वो उल्टी तस्वीर है। हम खाने पीने को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं, रात का लेट खाना, तो अल्टीमेटली ओबेसिटी जो है आप बहुत सारे यंग बच्चों में भी देख रहे हैं। और हम कहते हैं अच्छा हमारा बच्चा सेहतमंद है, इस चीज़ को हम नज़रअंदाज करते जाते हैं, जो आगे चल के हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। अब मोटापे से छुटकारा कैसे मुमकिन है, इसके लिए बहुत सारे जदीद इलाज आ चुके हैं। लेप्रोस्कोपी का आप करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुस्तनद डॉक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सर्जरी कितनी मुफीद है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बाद क्या केयर करनी पड़ती है, किन लोगों को हमारे ये डॉक्टर साहिबान रिकमेंड करते हैं, इस पर बात करेंगे जी। हमारे साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर नवीद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सो उनको हम अपने शो में वेलकम भी कहेंगे और तमाम गाइडलाइन उनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमने बात करनी है कि मोटापा इटसेल्फ एक बीमारी है। अब जिन लोगों को लग गया, अब वो चाहते हैं कि अपना वेट कम करें और बिल्कुल दुबले पतले हो जाएं, ये मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है, डेफिनेटली। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने शो में मुझे दावत दी, और ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा ख्याल है कि और पाकिस्तान इज़ नंबर 8 इन ओबेसिटी इन द वर्ल्ड, 8वें नंबर पे है। बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है पाकिस्तान में, और उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। हमारा सबसे पहले तो लाइफस्टाइल, और उसके बाद हमारा खाना, जंक फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो, और स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इनको हम कम कर दें तो हम इससे बच सकते हैं, नंबर 1। अगर हम मोटापा आ गया है
तो इसको अब कंट्रोल कैसे करना है या वापस कैसे लेकर अच्छा, जाना। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब ये भी शिकायत करते हैं खाते बहुत मुनासिब हैं वो, हमें लगता ज़्यादा है। जी अच्छा, ये भी कोई रीज़न होती है? कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक भी ये चीज़ें जी होती हैं? बिल्कुल होती है। इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक्स में भी होती हैं, पूरी पूरी फैमिलीज आपको पता है मोटी होती हैं सब, वो जेनेटिक्स में है। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि थोड़ा भी खाएं तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। उसमें फिर हम पूरा वर्कअप करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है इतने सारे पेशेंट्स को देखकर और इतने सारे ऑपरेट करके, ऑलमोस्ट 3000 सर्जरीज मैंने की हैं अच्छा। मोटापे की, तो उनमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कोई 5% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रूली कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से वो मोटे होते हैं। ठीक है। 95% वो लोग हैं जो खा के मोटे होते हैं। ठीक है, यानी 95% मोटापा आपको आपके लाइफस्टाइल और बहुत ज़्यादा खाने की वजह से है, बाकी किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर साहब माजरत, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे। डॉक्टर नवीद मलिक ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, वजूहात तो आपने बता दी क्या हो सकती हैं, अब मुझे बताएं कि सर्जरी कितनी मुस्तनद है, कितने % इसमें रिकवरी के चांसेस हैं और कितना वेट रिड्यूस आप मैक्सिमम कर सकते हैं? अच्छा, वेट एक तो ये कि सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है डेफिनेटली। जब भी कोई Safe सर्जरी है। बिल्कुल सेफ़ है। जब भी कोई सर्जरी करते हैं, और आपने बल्कि एक बड़ी अच्छी बात की, मुस्तनद डॉक्टर, सर्जरी बिल्कुल सेफ़ है लेकिन सेफ़ हैंड्स में। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं जिनका रूटीन में वर्क है, ये मेरी स्पेशलिटी चूँकि यही है मोटापे की सर्जरी। क्योंकि आजकल तो ऐसे बड़े स्किन स्टूडियोज खुल चुके हैं, इवन ब्यूटी सैलून्स पे आपके डिफरेंट पार्ट्स बाजू कम हो जाएंगे। सो ये फेस से अगर आप कुछ रिड्यूस कराना चाह रहे हैं तो ये ख़तरनाक चीज़ें हैं अगर आप वो नीम हकीम ख़तरा जान हो जाता है ना। एग्जैक्टली। एक तो ये, और वो जो चीज़ें आप बता रही हैं ये वेट रिडक्शन के लिए नहीं है, ये बॉडी कंटूरिंग के लिए है, हाँ, बॉडी को बिल्कुल। शेप देने के लिए। इससे वेट लॉस नहीं होता। आमतौर पर लोग जाते हैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास या प्लास्टिक सर्जन के पास वेट कम करने के लिए, ये उनका डोमेन नहीं है। उनका डोमेन है सिर्फ बॉडी को शेप देना। जो वेट लॉस है वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसमें हम स्टमक को शॉर्ट करते हैं या स्टमक को बाईपास करते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं और डिफरेंट तरीके के बाईपास हैं उसमें। और ये पेशेंट के कंसर्न से होता है, उनसे डिस्कशन कर ली जाती है। जी, उनसे कि वो डिस्कशन किस की जाती है कि कौन सा ऑपरेशन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि डिफरेंट सर्जरीज में यानी डिफरेंट मुझे एक वेट लॉस कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छा जी इतनी सारी चर्बी निकाल के बाहर कर दी No, जाती no, है, no. वो ऐसा कुछ नहीं। नहीं, हम चर्बी नहीं निकालते, ठीक हम है। सिर्फ स्टमक को शॉर्ट करते हैं या बाईपास करते ठीक हैं। है। उससे कुछ बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं इस तरह की कि वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाता ठीक है। है। तो जिसका हमने कोई 360 kg पे ऑपरेट किया था, करंटली इज़ ऑन 120 kg। ठीक है, तो ग्रेजुअली वेट लॉस होता है और पूरी बॉडी से निकलता है। ये नहीं कि किसी एक पार्ट से, पूरी बॉडी से इक्वल फैट निकलती है और अल्लाह का शुक्र है लोग बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हर हैं। एज ग्रुप में आप ये रिकमेंड कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक जी एज? बिल्कुल, फ्रॉम 10 years to 70 years हमने ऑपरेट किए। ठीक है। तो बच्चों में ओबेसिटी का आपने जिक्र किया, बहुत कॉमन है आजकल। वही बात, हमारी लाइफस्टाइल और फूड जो बच्चों को हम दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, फलां डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो भी आ रहे हैं ना, वो डिफरेंट फूड्स, बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत शौक से पीते हैं, मना नहीं करते। तो बच्चों में ओबेसिटी ये भी बहुत अलार्मिंग चीज़ है। तो ये जो बहुत बड़ा बर्डन है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ओबेसिटी, क्योंकि ये सारी बीमारियों की जड़ है। शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों की दर्द, फॉलेज, हार्ट अटैक, ये सब कुछ मोटापे के साथ है। ये सर्जरी आप किन लोगों को रिकमेंड नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, हर दूसरा बंदा डायबिटीज़ का शिकार है। सो जो इन बीमारियों के साथ लोग हैं उनके लिए क्या ये सर्जरी सेफ है? उनके लिए बहुत अच्छी है सर्जरी। अच्छा। जी, हमारा स्लोगन है परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। मेरी कंपनी है ओबेसिटी सॉल्यूशंस पाकिस्तान, तो हमारा स्लोगन भी यही है कि परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। इसका इलाज है जिन लोगों को हमने ऑपरेशन अच्छा, किया है। डायबिटीज़ तो हमने ये सुना है कि उसका कोई इलाज नहीं, नहीं, बिल्कुल इलाज है। के साथ बिल्कुल इलाज है। एक है कंट्रोल, जो मेडिसिन से या इंसुलिन से आप कर रहे हैं वो कंट्रोल है, ठीक है। वो इलाज नहीं है। जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इलाज है। जिस दिन ऑपरेशन होगा उसके बाद आपकी मेडिसिन, इंसुलिन, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन सब बंद हो जाएंगी। इंशाल्लाह ताला आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। सही। सो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि किस तरह से इसका मुस्तनद इलाज मौजूद है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए आपके लिए मुस्तनद डॉक्टर का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी है। जितने सेफ हैंड में जाएंगे उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस होंगे। वक्त कम है, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।